तो आज के क्लास में हम क्लास 10th हिंदी गोधूली पदखंड का पार्ट 6 शुरू करेंगे और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर काव्य खंड में हम लोग पहले पार्ट में कविता में कवि का परिचय और कविता को पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग पहले कवि का परिचय पढ़ेंगे और फिर कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का अर्थ आप लोग नागरिक में पढ़े होंगे 9th क्लास में कि वह शासन जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पे शासन किया जाए वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र या जनतंत्र, जो अभी हमारे भारत में है। और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है ना। आपकी किताब में उनका चित्र भी दिया होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अगर अच्छा लगता है तो। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। स्पेशली ये हिंदी जो है वो बिहार बोर्ड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। अब यहाँ पे हर चैप्टर की तरह आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सितंबर का ही महीना है, 12 सितंबर, और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, लगभग 112 साल पहले। गांव का नाम है सिमरिया। गांव का नाम क्या है? और जिला है बेगूसराय, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इनका जो निधन हुआ यानी मृत्यु हुई है वो हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। समझ गए ना बात को? उनकी माँ का नाम मनरूप देवी, याद कर लेंगे। माँ का नाम क्या है? और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव, इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव में और उनके आसपास हुई। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब दी थी? 1928 में। और किस हाई स्कूल से पढ़े थे वो? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। और 1932 में इन्होंने पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। तो बीए तो किया था लेकिन किस विषय से? इतिहास विषय से। कौन विषय से? ऑनर्स मतलब होता है कि मेन विषय क्या था, तो इतिहास था। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक। अब देखिए ये कौन कौन सा काम किए हैं। एक स्कूल है HE स्कूल बरबीघा, उसमें ये कौन सा काम किए हैं? प्रधानाध्यापक का। जन संपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर का काम किए हैं। रजिस्ट्रार समझते हैं आप लोग? जो लोग खेती उती नहीं लिखवाया जाता है तो अंतिम साइन, जिसके साइन से खेत एक आदमी से दूसरे नाम के किया जाता है, वो रजिस्ट्रार कहलाता है। क्या कहलाता है? आप जाएंगे जिले में कोर्ट कचहरी में रजिस्ट्रार होते हैं। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, बिहार विश्वविद्यालय में ये क्या रहे हैं? प्रोफेसर भी रहे हैं। एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे। देखिए इन्होंने कौन कौन सा काम किया है? प्रधानाध्यापक, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, प्रोफेसर और कुलपति। इतने पदों पर पूरा जीवन पर उन्होंने काम किया। अगला पैराग्राफ है, दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। मतलब कवि तो ये थे ही, कहानी भी बहुत अच्छा लिखते थे। आप लोग इंटर क्लास में जाएंगे ना तो हिंदी का 5 पाठ, सॉरी हिंदी का 5 पाठ नहीं, हिंदी का 4 पाठ आपको मिलेगा, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? यानी आधा नारी और आधा पुरुष, उसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जैसे शंकर भगवान का फोटो आप लोगों ने देखा होगा कहीं, आधा पार्वती जी रहती है और आधा शंकर जी का शरीर एके में रहता है। तो उस पाठ में उन्होंने बताया है कि नारी के साथ कैसे समाज में भेदभाव किया जाता है। तो उन्होंने एक गद्य भी लिखा हुआ है जो आपके इंटर क्लास में मिलेगा, और वहाँ भी इनका परिचय चलेगा। किनका? रामधारी सिंह दिनकर का। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है।
उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे उन्होंने लिखा है प्रणभंग। क्या लिखा है? प्रणभंग। ये सब इनके देखिए, ये सारा चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कविता है उनका। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि ये काव्य कृतियां हैं। क्या है? काव्य कृतियां का अर्थ हुआ कि मतलब ये कविता है। अब देखिए, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध, कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियां। ये सभी गद्य हैं और वो सभी क्या थे? पद थे, यानी काव्य थे। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, अब आपको याद रख लेना है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था, किस पुस्तक पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यह भी याद रखना है कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कविता के लिखने पर मिला था? उर्वशी। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और भारत सरकार की तरफ से कौन सा सम्मान मिला है? पद्म विभूषण। तो यहाँ पे देखिए 3 पुरस्कार उनको मिल गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। राज्यसभा का सांसद आप लोग समझते हैं? देखिए, आप लोग मोदी जी का नाम तो जरूर सुने होंगे, देखे भी होंगे, शायद कोई व्यक्ति हो जो न देखा हो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी बनता है जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते हैं, यानी 272 से अधिक सांसद जिस पार्टी के होते हैं वो पार्टी का अपना नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो एक होता है कि हम लोग वोट देते हैं, वो लोग सांसद बनते हैं और वो लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है लोकसभा सांसद। कौन सांसद? एक होता है राज्यसभा सांसद, यहाँ पे जो लिखा है राज्यसभा के सांसद, ये हम लोग नहीं चुनते हैं, ये सांसदों के द्वारा ही चुनकर, विधायकों के द्वारा चुनकर सांसद बनाए जाते हैं। जैसे कि देश में काम करने की 2 इकाई है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। कोई भी नियम पास होता है देश में तो सभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा के मंत्री जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी नियम पालन नहीं होता है, कोई भी नियम लागू नहीं होता है। कारण ये है कि लोकसभा में जो होते हैं वो ज़्यादातर उसी पार्टी के सांसद होते हैं जो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री वाला पार्टी ज़्यादा होगा तो कोई भी साइन करवाना होगा तो प्रधानमंत्री कहेंगे तो अपने पार्टी के लोग का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, साइन कर देंगे। तब वो मनमानी करना शुरू कर देंगे प्रधानमंत्री। तो बनाया गया राज्यसभा, जिसमें केवल उन्हीं पार्टी के लोग नहीं, वो विधायक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना विधायक किसका है, और उसके हिसाब से शायद होता है कि जिस पार्टी का 20 को विधायक होता है ना, उसका 1 राज्यसभा में सांसद होता है, तो उनका भी साइन चाहिए, तो विरोधी दल का ज्यादा होते हैं उसमें। तो विरोधी दल और इनका अपना दल जब मिल के कोई साइन करेगा तभी कोई नियम पास होता है। ऐसा नहीं कि विरोधियों को छाड़ दिया जाता है, नहीं तो ऐसा होता तो कोई भी पार्टी जो जीत जाती वो तानाशाह हो जाती, अपने मन से सारा काम करने लगती। तो याद रखिएगा वो राज्यसभा के क्या रहे हैं? सांसद रहे हैं। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी। 30 का दशक समझते हैं? 1930 से 1940 के बीच में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। लेकिन चौथे दशक में, यानी कि 1940 से 1950 के बीच में ये फेमस हुए कवि के रूप में। कब फेमस हुए थे जी? 1940 से 1900, यानी चौथे दशक में। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा ही गहरी चेतना है और समाज,
राजनीति दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। मतलब कि जो कविता इन्होंने लिखा है, जो हम पढ़ने वाले हैं, जनतंत्र का जन्म, तो वो लिखे हैं अलग अलग टाइम पे। देखिए, इन्होंने भी ऐसा नहीं कि सारा कविता एक ही टाइम पे लिख डाला है। इन्होंने लिखा है कि अब हमारा देश क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है, और यहाँ पे जनतंत्र की स्थापना हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई राजा नहीं होगा, यहाँ पे अमीरों का शासन नहीं बल्कि गरीबों का शासन होगा। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। आप लोग को पता है कि अंग्रेज करीब करीब 200 वर्षों तक हमारे देश पर, तो कई सदियों से, 2 सदियों से उन्होंने यहाँ पे राज किया है। अब वो पराधीनता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, अब स्वतंत्रता आ गई है और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास का करता है जिसमें जनता की स्वस्थ सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। देखिए, जब भी कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब अत्याचार करते हैं तो ये कविता बराबर लोगों के द्वारा कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, कविताएं बड़ा ही अच्छा उसको पढ़ते हैं। पहला हमारा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जो सदियों से, सदियों मतलब कई वर्षों से, कई सौ वर्षों से जो ठंडी बुझी राख थी, जो लोगों के अंदर जो शांत हो गया था, लोग जो कायर बन चुके थे, अब वो राग सुगबुगा उठी है। राग सुगबुगा उठने का अर्थ हुआ कि अब हमारा देश, हमारे देश के नौजवान अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, और आज हमारा देश आजाद हो गया है तो मिट्टी सोने का ताज, फिर से लग रहा है कि भारत सोने की चिड़िया हो गई है। सोने का ताज, ताज मतलब समझते हैं, मुकुट, मुकुट पहनी हुई इठला रही है, अपने आप पे गर्व कर रही है, खुश हो रही है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, इसलिए इस समय का तुम घर घर नाद, आवाज सुनो, इस डंकार को सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी वो सिंहासन छोड़ दो जो राजाओं का हुआ करता था, जो अंग्रेजों का हुआ करता था। अब यहाँ पे राज जनता का होगा। जनता का अर्थ हुआ लोकतंत्र का होगा। अब ये नहीं कि हर किसी को बैठा दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पे शासन राजतंत्र या किसी दूसरे तंत्र का नहीं होगा, बल्कि केवल किसका होगा, लोकतंत्र का शासन होगा। दूसरा है जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति, वही जनता जो मिट्टी की एक मूर्ति बन चुकी थी, एक प्रतिमा बन चुकी थी अंग्रेजों के समय में। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जिसने जाड़ा पाला का दर्द हमेशा सहा। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, ऐसा लग रहा था कि हर भारतीय के शरीर से अंग्रेज सांप बनकर उनका खून चूस रहे हैं। तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, फिर भी ये जनता ने कभी मुंह खोलकर अपना दर्द बयान नहीं किया कि ये जो अंग्रेज है हमारे खून को चूसे जा रहे हैं। तीसरा है जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। कहते हैं हाँ, मैं उसी जनता की बात कर रहा हूं जो कई कस्में खाई और जो कई वेदनाएं सही। वेदना मतलब होता है दुख, कष्ट। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। ठीक है कि हमने दुख सहा, लेकिन आज इस पर आप लोगों का क्या राय है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। और ये प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा ही समस्या से भरा है कि जनता का इस पर क्या राय है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने देश के भ्रष्ट नेताओं पर व्यंग मारा है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो क्या हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। कैसे कि इन्हें लगता है कि जनता मानो कोई फूल है जिनको एहसास ही नहीं है
जब चाहो उतार लो, जब चाहो उसे फेंक दो, जब चाहो तो उसे धारण कर लो, जब चाहो तो उसे फेंक दो। नेता क्या करते हैं, हर 5 साल पर आते हैं, हम लोग को थोड़ा सा अच्छा अच्छा बात बतियाते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं और हम लोग उन्हें क्या दे देते हैं, वोट दे देते हैं। फिर वो कभी पूछने आते हैं क्या? तो जब मन किया तब अपने में सजा लिया, जब मन किया तो फेंक दिया। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के, लग रहा है कि हम लोग कोई दुधमुही बच्चा है कि हमें वो लोग बहला रहा है, जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में, और 4 खिलौना दे करके, 4 खिलौना का अर्थ हुआ कुछ रुपया पैसा दे करके ये जो नेता है हमें दुधमुही बच्चा समझ लिए हैं कि चलो जब भी चुनाव आएगा कुछ पैसा खर्च किया जाएगा, लोग तो दे ही देंगे। और देखिए कुछ हद तक तो हकीकत है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग 5 साल गाली देते हैं अपने नेता को, और जब चुनाव आता है तो आके आपके पास अच्छे से बैठेगा, कुछ खर्चा कर देगा, आप भूल जाते हैं 5 साल का सारा दुख, और तुरंत आप अपने जाति और पैसे के आधार पर तुरंत उसको वोट दे देते हैं। फिर वो जीत जाता है, फिर आपसे कभी मिलता नहीं है, और फिर आपका 5 साल तक उसकी आप क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो 5 साल शिकायत करने से अच्छा है कि पहले ही सोच लीजिए, आप उस समय मत बदलिए। लेकिन बहुत लोग हैं जो उस समय क्या हो जाते हैं, अपना सारा दुख पीछे वाला भूल करके और तत्काल उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि नहीं, अब हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, हम दुधमुही बच्चे नहीं हैं, हम बाबू नहीं हैं। लेकिन होता भूगोल भूगोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल होकर भ्रुकुटी चढ़ाती है। आपको पता होना चाहिए कि जब जनता मिल जाएगी, बवंडर उठा देगी, आंदोलन कर देगी, कब? जब दिमाग सनक जाएगा और कोपाकुल होकर, गुस्सा होकर जनता जब अपने भाव को, भ्रिकुटी को चढ़ा लेगी, गुस्से में आ जाएगी, तो आप हिल जाएंगे। इस सरकार को कहते हैं कि तानाशाही सरकार, जो लोगों पे अत्याचार कर रही हो। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अगर सोचते हैं कि आप लोगों पे अत्याचार करेंगे तो अब जनता सहने वाली नहीं है। अब इसने अपने भ्रिकुटी को क्या कर लिया है, चढ़ा लिया है। अब भ्रिकुटी को ये मतलब गुस्से में आ गई है। आप लोग पता है कि जब भी सरकार कुछ गलत करती है तो देखते हैं लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और अंत में सरकार को बात मानना पड़ता है। साथ हाल फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत का आपने अभी न्यूज़ पे डेली चल रहा है, सीबीआई का जांच के लिए लोग जब पूरे जोश में आ गए तो अंत में सरकार को सीबीआई जांच कराना ही पड़ा। तो देखिए जनता सबसे बड़ी है, अगर जनता मूवमेंट में आ गई तो बड़ी से बड़ी सरकार हिल जाती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हम चलते किससे हैं, जनता से। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर कहते हैं कि ऐ अत्याचारियों, इस जनता की आवाज को सुनो, सिंहासन खाली कर दो। अब कौन राज करेगा यहाँ पे, अब तुम्हारा नहीं चलेगा यहाँ पे। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, कहते हैं जब जनता हुंकार बढ़ती है तो बड़े बड़े महल की नींव उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता ध्वस्त हो जाते हैं। सांसों के बल तेज हवा में उड़ता है, और इनकी सांसें जब एक साथ निकलती है तो इतनी ताकत होती है कि लगता है कि आंधी तूफान आ गया है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, समय में भी उतना ताकत नहीं है कि जनता की राह को रोक दे। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अगर जनता जो चाहे आगे भविष्य भी वही होता है। लोग जो चाहते हैं सरकार उसी की बनती है कि नहीं, पहले बताइए। लोग चाहेंगे उसी की ना सरकार बनेगी। हमारे आपके एक दूसरे से चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हम सभी जब मिल जाते हैं तो हम लोग सरकार पलट देते हैं, देश का भविष्य बदल देते हैं। तो जनता के पास जो ताकत है वो ताकत किसी के पास अब नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में है। किसमें है, लोकतंत्र में है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार, 100 वर्ष 1000 वर्ष का अंधकार, बीता वृक्ष अंबर के दहके जाते हैं, भले ही हमरे वृक्ष के नीचे बिताए हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न न जाए, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। लेकिन यह और कोई नहीं, जनता का यह अजय स्वप्न है, कभी न हारने वाला सपना है कि अब हम उस वृक्ष को ही उखाड़ देंगे जो हमें दबा कर रखता है, जो हमें सता कर रखता है। सबसे विराट जनतंत्र जगत आप पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कहते हैं सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो अब आ गया है, और 33 करोड़, कितने करोड़, 33 करोड़ जो हमारे देश की जनसंख्या है उसके लिए 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करने का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अब अपना अधिकार मिले, हर व्यक्ति अब अपना समान वोट देगा। तो ये अधिकार ही ना है जी, हमारा सिंहासन ही ना है।
अब आप लोग सिंहासन मत समझिए 33 करोड़, क्योंकि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पंत जी ने बताया था कि जब वो कविता लिखे थे तो 30 करोड़ आबादी थी, लेकिन देश की आजादी के समय कितना था? 33 करोड़, 3 करोड़ बढ़ चुका था। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। आज जो अभिषेक समझते हैं ना, जो चंदन और टीका लगेगा किसी राजा का नहीं बल्कि किसका लगेगा? प्रजा का लगेगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, और जो हमारे 33 करोड़ जो ये भारतवासी हैं, इनके सिर पर आज क्या रखा जाएगा? मुकुट रखा जाएगा। मतलब इनको वो अधिकार दिया जाएगा कि किसी भी शासक का चुनाव खुद जनता करेगी समय समय पर। अगर वो अच्छा शासक नहीं निकली तो हर 5 साल पर उसको क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। आगे है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। कहते हैं अब यहाँ पे हम लोगों पे एक व्यंग मारते हैं, खास करके वे लोग जो पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं कि तू आरती का थाली लेकर तू मूर्ख है, किसे ढूंढ रहा है? मंदिर राजप्रसाद तहखानों, कहीं मंदिर में जा रहा है, कोई गिरजाघरों में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, नहीं मिलेंगे भगवान तुम्हें वहां कभी भी। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, जानते हो देवता कहाँ होते हैं? कहीं सड़कों पे काम करते हुए मजदूर को देखो, वो देवता है। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि खेत खलिहान के माध्यम से कवि का कहना है कि अगर तुम्हें देवता की प्राप्ति करनी है तो तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है, और कर्म की तुम पूजा कर रहे हो इसका अर्थात तुम्हारा कर्म ही देवता है, यानी तुम खुद देवता हो। अगर तुम कर्म कर रहे हो तो तुम देवता हो, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं में अपने आप में एक ईश्वर हो, भगवान के बनाए अचूक एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तुम्हें किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। कह रहे हैं कि आज का जो समय है, हमारा देश जब आजाद हो चुका है, तो ये जो फावड़े हैं, फावड़े समझते हैं आप लोग? हल देखिएगा, किसान जोतता है, एक हल होता है, तो उसमें एक फावड़ा होता है, जो अरे नीचे नहीं था, जिसको क्या बोलते हैं? फार बोला जाता है। तो फावड़े और हल, जो किसान हल लेके चलता है, अब राजदंड है, यानी कि हमारा देश का किसान ही राज करेगा देश पर। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, और ये जो मिट्टी है अब हमारे खेतों में लहलहाएगी फसल, ऐसा लगेगा कि सोने का श्रृंगार कर रही है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो बाकी हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।